हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बायोलॉजी की क्लास में हमने कल पढ़ा कि आवर्तबीजी पादपों के बारे में पढ़ा। अपने बायोलॉजी की क्लास में पहला अध्याय है वो चल रहा है जिसका नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन कौन कौन सा है? लैंगिक, अलैंगिक व कायिक। देखो, इससे पिछले वाली क्लास में हमने यह अध्याय है वो प्रारंभ किया था, तो इस अध्याय का ये पार्ट 2 है। आप लोगों को क्या करना है कि क्रम से देखना है ये, कि आप लोग ये नहीं कि सीधा ही पार्ट 2 स्टार्ट कर दो। पहले पार्ट 1 को देखना है, पार्ट 1 के नोट्स बनाने हैं, उसके बाद में पार्ट 2 स्टार्ट करना है और पार्ट 2 के नोट्स बनाने हैं। उसके आगे पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे ही एक अध्याय में जितने भी पार्ट बनते हैं उन सभी को क्रम से देखना है और उनके नोट्स बनाने हैं। तो देखो, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने केवल कल की क्लास में इतना ही पढ़ा था कि आवर्तबीजी पादप होते क्या हैं, और आवर्तबीजी पादप है उनमें किस प्रकार से जैसे वर्गीकरण किया गया आवर्तबीजी पादपों का, इन सब के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा कि आवर्तबीजी पादप होता क्या है, 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है, इनमें बीज किस प्रकार के होते हैं, ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनन। आगे का टॉपिक है वो क्या है? जनन। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जनन। तो देखो, सबसे पहले कि जनन होता क्या है या जनन किसे बोलते हैं, ठीक है? तो जनन किसे बोलेंगे? कोई भी जीव है, जैसे प्रत्येक जीव है, सृष्टि पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके अंदर कौन सी क्षमता पाई जाती है? जनन की क्षमता पाई जाती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके अंदर किस प्रकार की क्षमता पाई जाती है? जनन की क्षमता पाई जाती है। अर्थात वो क्या करते हैं? जनन करने में सक्षम होते हैं। यदि मान लो कि एक जीव, कोई भी जीव ऐसा है जिसमें जनन की क्षमता नहीं है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो प्रजाति खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसमें जनन नहीं हो रहा है, मतलब नया जीव नहीं बन रहा है। और यदि मान लो नया जीव नहीं बन रहा है तो उसके अंदर जनन की क्रिया है वो बंद है, तो वो धीरे धीरे जाति है वो खत्म हो जाएगी। प्रत्येक जीव, हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, सजीव पाए जाते हैं, सब में क्या पाई जाती है? जनन की क्षमता पाई जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि जनन की क्रिया अलग अलग प्रकार से हो। हम ये नहीं कह सकते कि सब के अंदर एक समान जनन की क्रिया होती है, कभी नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक जीव में अलग अलग प्रकार से जनन की क्रिया होती है। जैसे कुछ में लैंगिक होगा, कुछ में अलैंगिक होगा, और कुछ में क्या होगा? कायिक होगा। परंतु जनन है वो प्रत्येक जीव करता है। अब देखो, जनन, जैसे मान लो कि जनन की क्रिया, तो जनन होता कैसे है? कोई भी जीव है, कोई भी जीव यदि अपने समान संतति उत्पन्न करता है, ठीक है, अपने समान संतति उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम जनन बोलते हैं। जनन किसको बोलेंगे? कि कोई भी जीव यदि अपने समान संतति उत्पन्न करता है, ठीक है, कोई भी जीव यदि अपने समान संतति उत्पन्न करता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि आवर्तबीजी पादप हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है। ये तो हो गया कि जनन होता क्या है।
अब हम क्या पढ़ेंगे कि आवर्त बीजी पादप है उनमें जनन किस प्रकार से होता है। आवर्त बीजी पादपों में जनन, देखो आवर्त बीजी पादप है उनमें जनन कैसे होता है। तो आवर्त बीजी पादपों में जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब देखो आवर्त बीजी पादप कल मैंने बताया था होता क्या है आवर्त बीजी पादप, दोबारा एक बार देखना कि वे पादप जिनके बीज है वो फल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें आवर्त बीजी पादप कहते हैं, या वे पादप जिनके बीज है वो आवृत होते हैं उन्हें आवर्त बीजी पादप बोलते हैं, या वे पादप जिनमें द्विगुणन या द्विगुणित व अगुणित पीढ़ियाँ एकांतर क्रम में चलती रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी पादप बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आवर्त बीजी पादपों में जनन। जैसे आवर्त बीजी पादपों में ये कहें कि जनन की क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो आवर्त बीजी पादपों में जनन है वो कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, मुख्य रूप से 2 प्रकार से। वैसे तो ये 3 है, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक, परंतु इसका ये एक भाग है। ठीक है, ये कैसे है ये अभी आ जाएगा। तो आवर्त बीजी पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है अलैंगिक जनन, पहला तो कौन सा होता है, अलैंगिक जनन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, लैंगिक जनन। ठीक है, पहला तो कौन सा होता है कि अलैंगिक जनन, और दूसरा कौन सा होता है, लैंगिक जनन। अब होता क्या है कि अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं और लैंगिक जनन किसको बोलते हैं। यदि हम सीधी सामान्य भाषा में ये बोलें कि जैसे यदि मान लो जनन की क्रिया करनी है, ठीक है, तो उसके लिए एक नर और मादा, ये दोनों आपस में मिलकर भी जनन की क्रिया कर सकते हैं, और इन दोनों में से एक केवल अकेला भी जनन की क्रिया कर सकता है। मतलब ये दोनों साथ में मिलकर भी जनन कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है इन दोनों में से कोई एक है वो भी क्या कर सकता है, जनन की क्रिया कर सकता है। ये सीधा और शॉर्ट बता रहा हूं मैं अपनी भाषा में कि अलैंगिक जनन किसे बोलेंगे कि नर या मादा इन दोनों में से कोई एक, ध्यान से सुनना, नर या मादा इन दोनों में से कोई एक यदि जनन की क्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अलैंगिक जनन किसको बोलेंगे, वह जनन जिसमें नर व मादा दोनों में से कोई एक जनन की क्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। और लैंगिक जनन किसको बोलेंगे कि वह जनन जिसमें ये दोनों जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, मतलब नर एवं मादा दोनों जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, तो वो कौन सा कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन किसको बोलेंगे, जिसमें केवल एक, चाहे नर हो या मादा हो, अकेला जनन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन जिसके अंदर नर एवं मादा दोनों आपस में मिलकर जनन की क्रिया करते हैं तो वो क्या होगा, लैंगिक जनन। अब देखो यदि हम सही भाषा में बोलें, जैसे हम पहले पढ़ेंगे कौन सा, अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। यदि सही परिभाषा लिखनी है अपने को, अलैंगिक जनन, सही और कंप्लीट परिभाषा लिखनी है, तो अलैंगिक जनन किसको बोलेंगे हम, वह जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, परंतु वह जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है परंतु युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन नहीं होता है तथा
अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, देखो अलैंगिक जनन किसको बोलेंगे, परिभाषा, उसके बाद में मैं ये कंप्लीट समझाऊंगा कि वह जनन, परिभाषा पहले नोट कर लेना कि अलैंगिक जनन किसको बोलेंगे, वह जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, वह जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है परंतु युग्मकों का संलयन नहीं होता है तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। सीधा याद रखना है कि वह विभाजन जिसमें युग्मकों का निर्माण तो होता है परंतु युग्मकों का संलयन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे, कि उसमें युग्मकों का निर्माण भी होगा, युग्मकों का संलयन भी होगा और अर्धसूत्री विभाजन भी होगा। अब देखो कि वह जनन जिसमें युग्मकों, ये मैंने कल बताया था, आप लोगों को याद है तो युग्मक क्या होता है भाई, युग्मक किसे बोलेंगे हम, कि जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को हम क्या बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे। युग्मक किसको बोलेंगे, कि जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को युग्मक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई युग्मक की परिभाषा। तो ये युग्मक का निर्माण होता है, जैसे मैंने कल उदाहरण भी बताया था कि नर युग्मक कौन सा होता है, शुक्राणु होता है, तो मादा युग्मक अंडाणु होता है, तो इनका निर्माण तो होता है परंतु युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन क्या होता है, कि जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं, परिभाषा सुनना, युग्मकों का संलयन किसे बोलते हैं, कि जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, युग्मकों का संलयन। ठीक है, युग्मकों का संलयन किसे बोलेंगे, कि जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को हम युग्मकों का संलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, युग्मकों का संलयन। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो प्रकार के विभाजन, एक तो कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है और दूसरा कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। तो परिभाषा आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि अलैंगिक जनन किसे बोलते हैं, वह जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण तो होता है परंतु युग्मकों का संलयन व अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होती है, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो परिभाषा आ गई समझ में। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गई परिभाषा, नोट कर लेना इस परिभाषा को, कि वह जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है परंतु युग्मकों का संलयन नहीं होता है तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन है उसकी विधियां। ठीक है, अलैंगिक जनन की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन, पहले हम ये पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन के प्रकार, विधियां बाद में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन के प्रकार, तो अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अलैंगिक जनन है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला भाग कौन सा होता है, एनिसेक बीज जनन। ठीक है, और दूसरा होता है कायिक जनन। देखो हमने यहाँ पे इस कायिक को छोड़ा था, अब ये आ गया अलैंगिक जनन का ये एक प्रकार है। तो अलैंगिक जनन है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है, अनिषेक बीज जनन, और दूसरा कौन सा होता है, कायिक जनन होता है। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अनिषेक बीज जनन किसको बोलते हैं। ठीक है,
अनिषेक बीज जनन किसे बोलेंगे? कि वह जनन जिसमें बीज का निर्माण तो होता है, वह जनन जिसमें बीज का निर्माण होता है, परंतु युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनिषेक बीज जनन। यदि सीधी परिभाषा हम बताएं तो कि बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, वह जनन जिसमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनिषेक बीज जनन। ठीक है, अनिषेक बीज जनन किसको बोलेंगे हम? वह जनन जिसमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनिषेक बीज जनन। अब देखो ये परिभाषा कि वह जनन जिसमें बीज का निर्माण तो होता है, बिल्कुल बीज का निर्माण होगा, परंतु युग्मक संलयन जो अभी मैंने पहले बताया था क्या होता है, और अर्धसूत्री विभाजन, ये दोनों ही क्रियाएं क्या होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? अनिषेक बीज जनन। अनिषेक बीज जनन किसको बोलेंगे? कि वह जनन जिसमें बीज का निर्माण तो होता है। अनिषेक बीज जनन किसको बोलेंगे हम? वह जनन जिसमें बीज का निर्माण तो होता है, परंतु युग्मकों का संलयन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? अनिषेक बीज जनन। आ गया होगा समझ में अनिषेक बीज जनन क्या होता है। ठीक है, अब देखो कौन सा है दूसरा भाग? कायिक जनन। ठीक है, तो कायिक जनन क्या होता है? देखो कायिक जनन, इसकी परिभाषा से पहले देखो, एक होता है कायिक अंग। क्या होता है? कायिक अंग। कायिक जनन से पहले सुनना कि एक पादप है, उसके कायिक अंग कौन कौन से होते हैं? तो एक पादप के कायिक अंग कौन से होते हैं? जड़, तना व पर्ण। ठीक है, जड़, तना व पर्ण, ये एक पादप के कायिक अंग होते हैं। ठीक है, एक पादप के कायिक अंग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना व पर्ण। ठीक है, तो कायिक अंग हो गया। परिभाषा क्या होगी कायिक अंग की? वह अंग जो कायिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें कायिक अंग बोलते हैं। नोट कर लेना, कायिक अंग किसको बोलेंगे हम? कि वह अंग जो कायिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कायिक अंग बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जड़, तना व पर्ण। अब देखो कायिक जनन क्या होता है। यदि मान लो इन तीनों में से किसी के भी द्वारा जनन की क्रिया हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन बोलते हैं। ठीक है, कायिक जनन किसको बोलेंगे? यदि या वह जनन की क्रिया जो कायिक अंगों द्वारा होती है, पादपों में कायिक अंग जड़, तना व पर्ण द्वारा जनन की क्रिया होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कायिक जनन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक परिभाषा होती है प्रवर्ध, जो कायिक जनन में भाग लेते हैं। एक देखो परिभाषा, ये कई बार पूछी जाती है ये परिभाषा कि प्रवर्ध किसे बोलते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि प्रवर्ध किसे बोलते हैं। तो जो कायिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, वे अंग जो कायिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे मान लो कि जड़ ले रहा है, तना ले रहा है या पर्ण, ये कायिक जनन की क्रिया में भाग लेता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रवर्ध बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रवर्ध बोलेंगे। आ गया समझ में? प्रवर्ध किसे बोलेंगे? आप लोगों के कायिक जनन की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि वह जनन जिसमें कायिक अंग जड़, तना व पर्ण से एक नया पादप तैयार होता है, उसको हम कायिक जनन बोलते हैं। कायिक अंग किसको बोलते हैं? वे अंग जो कायिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम कायिक अंग बोलते हैं। ठीक है, और प्रवर्ध वे अंग जो क्या करते हैं? कायिक जनन की क्रिया
करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रवर्ध बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कायिक जनन है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है, या हम ये पढ़ेंगे कि कायिक जनन की विधियां कौन कौन सी होती है। तो देखो, देखो पहला अनिषेक बीज जनन हो गया, ठीक है। अब हम अपने दूसरा है कौन सा? कायिक जनन। कायिक जनन कौन सा है? कायिक जनन। किसे बोलेंगे? कि कायिक अंगों के द्वारा यदि जनन की क्रिया होती है। कायिक अंग कौन कौन से? जैसे जड़, तना व पर्ण। यदि इनके द्वारा जनन की क्रिया होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कायिक जनन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो कायिक जनन की विधियां। कायिक जनन की मुख्य रूप से कितनी विधियां होती है? 2 विधियां होती है। कायिक जनन की मुख्य रूप से कितनी विधियां होती है? 2 विधियां होती है। सबसे पहली कौन सी होती है? प्राकृतिकी कायिक जनन, ठीक है। सबसे पहली विधि कौन सी होती है? प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरी विधि कौन सी होती है? कृत्रिम, दूसरी कृत्रिम, ये कायिक जनन, ठीक है। कृत्रिम कायिक जनन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कायिक जनन भी लिख सकते हो, कायिक जनन भी लिख सकते हो। ये 2 विधियां हैं किसकी? कायिक जनन की 2 विधियां हैं। पहली तो कौन सी है? प्राकृतिक कायिक जनन है। और दूसरी कौन सी है? कृत्रिम कायिक जनन है। अब देखो प्राकृतिक कायिक जनन हम किसे बोलते हैं और कृत्रिम कायिक जनन है वो किसे बोलते हैं। सबसे पहले देखो हमने ये पढ़ लिया कि कायिक जनन क्या होता है। आप लोगों के समझ में भी आ गया कि कायिक जनन किसे कहते हैं। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कायिक जनन किसको बोलते हैं। अब केवल नाम ये जुड़ा है प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक हम किसको बोलते हैं? जो प्रकृति के द्वारा अपने आप होता है। प्राकृतिक हम किसको बोलते हैं? जो प्रकृति के द्वारा अपने आप होता है। मतलब एक प्राकृतिक क्रिया होती है, एक होती है कृत्रिम क्रिया। तो प्राकृतिक क्रिया हम किसको बोलेंगे? कि वो क्रिया जो प्रकृति के द्वारा अपने आप संपन्न हो जाती है, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक, ठीक है। एक दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम किसको बोलेंगे? वह क्रिया जो मनुष्य संपन्न करवाता है, ठीक है, मनुष्य के द्वारा संपन्न करवाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम। तो अब देखो ये शब्द इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा अपने आप होता है। प्राकृतिक हम किसको बोलेंगे? जो प्रकृति के द्वारा अपने आप होता है, उसको तो हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक बोलेंगे, ठीक है। और कृत्रिम किसको बोलेंगे? जिसे मनुष्य संपन्न करवाता है, प्रकृति के द्वारा अपने आप संपन्न नहीं होता है और किसके द्वारा संपन्न होता है? मनुष्य के द्वारा संपन्न होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम बोलेंगे। अब ये पूरी परिभाषा एक साथ में कि वह जनन की क्रिया जो प्रकृति के द्वारा अपने आप संपन्न होती है, उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि वह जनन की क्रिया जो प्रकृति के द्वारा अपने आप संपन्न होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन बोलेंगे, ठीक है। उसके पश्चात है कृत्रिम कायिक जनन, कि वह जनन की क्रिया, कृत्रिम कायिक जनन किसको बोलेंगे? वह जनन की क्रिया जिसे मनुष्य संपन्न करवाता है या किसी कृत्रिम विधि के द्वारा संपन्न करवाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम कायिक जनन। अब देखो इसकी विभिन्न विधियां हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? कृत्रिम कायिक जनन की विधियां पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक कायिक जनन की हम विधियां पढ़ेंगे जिसके अंदर जड़ द्वारा, तने द्वारा और पर्ण द्वारा जनन, ये 3 विधियां पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन की। कौन कौन सी पढ़ेंगे? जड़ द्वारा, पर्ण द्वारा और तने द्वारा। और उसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है।
तो कृत्रिम कायिक जनन की विधियां पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कर्तन, दाब लगाना और रोपण, ये 3 विधियां हैं। कर्तन, दाब लगाना और रोपण। कर्तन के अंदर इसके भाग हैं स्तंभ और जैसे पर्ण है। दाब लगाना में वायुदाब और गुटी विधि, और रोपण के अंदर भी कुछ विधियां हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके पश्चात अपने टॉपिक स्टार्ट होगा, कौन सा होगा? लैंगिक जनन का टॉपिक स्टार्ट होगा। उस लैंगिक जनन के टॉपिक में एक पुष्प की संरचना और उसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पहला चैप्टर के अंदर ये इतना आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो इनकी विभिन्न विधियां हैं, उसका अध्ययन करेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन की और कृत्रिम कायिक जनन की। अभी एक बार देखो, दोबारा देखना जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो हमने ये पढ़ा है कि आवर्तबीजी पादप हैं, उसमें जनन किस प्रकार होता है, जनन होता क्या है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जनन होता क्या है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक, दोनों की परिभाषाएं पढ़ी हमने। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि अलैंगिक जनन है किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। कौन कौन सा? अनिषेक बीज जनन और कायिक जनन। और हमने पढ़ा कि कायिक जनन क्या होता है, ठीक है। तो कायिक जनन के बारे में हमने पढ़ लिया। कायिक जनन की विधियां हैं, तो प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन है। ये क्या है? कायिक जनन की विधियां हैं, इनके बारे में पढ़ा। अब देखो आप लोगों को एक बात ये मैं बताता हूं कि जैसे आप लोगों को भी पता है, सभी को पता है कि स्कूल है वो ऑफलाइन क्लासेज अभी प्रारंभ नहीं हो रही है। अभी का मतलब यदि हम ये कहें कि जैसे मान लो कि जुलाई है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है, और अगस्त आ जाएगा। पहले ये बोला गया था कि जुलाई में खुल जाएगी। अभी तक की केंद्र सरकार की यही गाइडलाइन है कि 30 जुलाई तक कोई चांस नहीं है। फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो 2 दिन पहले के न्यूज़पेपर में ये भी दिया हुआ है कि सितंबर तक ऑफलाइन स्कूलें खुल सकती है। वो भी कोई चांस नहीं, ये नहीं कह सकते कि खुलेगी ही। तो हो सकता है अगस्त लास्ट, सितंबर फर्स्ट या अक्टूबर नवंबर। और यदि मान लो कि ये महामारी ज़्यादा बढ़ी तो हो सकता है इस साल खुले भी ना, लास्ट में खुले, एग्ज़ाम हो जाए डायरेक्ट। इसलिए आप लोगों को घर पे बैठ के फालतू में अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। ये नहीं कि फालतू में बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो, टीवी देख रहे हो और उसके अंदर अब आप अपना जो कीमती समय है उसको बर्बाद कर रहे हो। तो अपना कीमती समय उसमें आप लोगों को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। आपका मोबाइल है या आपके पास में लैपटॉप है, उसका आपको सदुपयोग करना है, उसका आपको सही उपयोग करना है। आप ये नहीं कि अपने मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप या बाकी जो भी अनेक ऐप हैं वो चला रहे हो और टाइम पास कर रहे हो। तो इस प्रकार से टाइम पास नहीं करना है, इस प्रकार से अपना जो कीमती समय है उसको बर्बाद नहीं करना है। अपना जो कीमती समय है उसको फालतू में से निकालना नहीं है। अपने को क्या करना है कि जैसे ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ हो गई है, आप लोग 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, आपका सत्र है वो प्रारंभ हो चुका है। आप ये मत मानो कि अभी स्कूलें नहीं खुली है। अगर आप ये मानसिकता रखोगे, अपने दिमाग में यही फिट रखोगे कि स्कूलें खुली नहीं है, जब स्कूलें खुलेगी तब पढ़ाई करेंगे, तो आप लोगों को ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि जब स्कूलें खुलेगी तब पढ़ाई करेंगे हम। नहीं, स्कूलें कब खुले कब ना खुले उसका कोई अभी निश्चित नहीं है। तो आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को जितने भी ऑनलाइन क्लासेज हैं उनको देखना है। जैसे अपनी भी स्कूल से ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, तो इन क्लासों को आपको नियमित रूप से देखते रहना है। आपके साइंस में 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, 12th क्लास साइंस,
जिसमें चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या मैथ के स्टूडेंट हो, उसमें आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इसकी क्लासें ऐप में लगातार नियमित रूप से डाली जा रही है। अंग्रेजी और हिंदी है उसकी भी क्लासें डाली जा रही है। मैथ वालों के लिए मैथ की ही भी क्लासें डाली जा रही है। तो उसका आप नियमित रूप से लाभ उठाएं और एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं। किस प्रकार से कि जैसे मान लो कि आपको ये पता है कि इस सब्जेक्ट की क्लास इतनी बजे डाली जाती है, बायोलॉजी की क्लास इतनी बजे डाली जाती है, फिजिक्स की इतनी बजे डाली जाती है, अलग अलग उसका यदि समय है, या फिर मान लो कि साथ में आ रही है, तो आप निश्चित टाइम बनाओ कि आपको क्लास के अंदर जैसे 30 मिनट का दिख रहा है वीडियो, ठीक है, ऑनलाइन क्लास है, कम से कम मान रहे हम कि 30 मिनट का वीडियो है। उस 30 मिनट के वीडियो को यदि आप ढंग से देखोगे, ठीक है, यदि आप पूरा तरीके से, यदि ये, चलो मैं आपको ये पूछता हूँ कि आप एक क्लास देखते हो, ठीक है, उसमें आपको कितना टाइम लगता है? 30 मिनट की एक क्लास है, हमारे द्वारा जो 30 मिनट की क्लास बनाई है, कम से कम मान लो, मिनिमम मान रहे हैं लगभग, उसको आप देखते हो तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा? तो लगभग यही जवाब देंगे कि 30 मिनट लगेगा। भाई 30 मिनट की क्लास है तो 30 मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट में देख लिया। यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और आपने सही तरीके से वो वीडियो देखा है, तभी आपको उस वीडियो को देखने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, डबल टाइम लगेगा। जितने मिनट की क्लास है उससे डबल लगेगा। क्यों लगेगा? कि जैसे मान लो कि ये मैं परिभाषा बताता हूँ तो मैंने बोल दी उस परिभाषा को, तो आप उतना स्पीड से लिख सकते हो? नहीं लिख पाओगे। मैंने बोल दी, मैंने आगे ये परिभाषा बता दी और ये स्टार्ट कर दी, तो आपको ये पहले वाली समझ में नहीं आई है, तो आप उस वीडियो को रोको, वहीं पे बैठ जाओ, वापस इस परिभाषा को देखो, वापस इस परिभाषा को समझो, उसके बाद में ये आगे वाली परिभाषा, इसको समझो। रोक दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके नोट्स बनाओ आप कॉपी में, साथ में लिखो कंप्लीट। जैसे ऑफलाइन क्लास में आप लोग लिखते हो, 11वीं क्लास में आप लोगों ने लिखा है, उसी प्रकार से ऑनलाइन क्लास में भी आप अपना रजिस्टर है, कॉपी है, उसके अंदर कंप्लीट जो भी आपको बताया जाता है वो कंप्लीट लिखो, जिससे आप लोग जब स्कूल आओगे, जब ऑफलाइन खुलेगी और तब आप लोग हमें ये दिखाओगे, तो हमें भी ये लगेगा कि वास्तव में इन्होंने जो ऑनलाइन क्लासें हमने चलाई थी उसका सही तरीके से उपयोग किया है। इसलिए अपना कीमती समय है उसको बर्बाद ना करें, और जितने भी ऑनलाइन क्लासेज हैं चल रही है अपने यहाँ पे, तो उनका नियमित रूप से लाभ उठाएं। आज की क्लास में केवल हमने इतना देखा था कि जनन में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ, प्राकृतिक कायिक जनन, या पहले हम अलैंगिक जनन के प्रकार हमने देखे थे कि अनिषेक बीज जनन और कायिक जनन, कायिक जनन की 2 विधियाँ। अब कल की क्लास में प्राकृतिक कायिक जनन की जो जितनी भी विधियाँ हैं, ठीक है, उस प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही होगा। धन्यवाद।